जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जानबूझकर उसने ऐसा वहां वातावरण क्रिएट होने दिया। सरकार विधि व्यवस्था को चौपट कर रखी। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है, वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करती है। नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत में देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 2024 में चुनाव है, इसीलिए बंगाल से बिहार तक दंगों की पटकथा तैयार की जा रही है। और अगर दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल है, तो फिर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को इस मॉडल को अपनाने में दिक्कत क्या है? बंगाल के बाद बिहार के 2 शहरों में हिंसा की वारदात सामने आई। नालंदा और सासाराम में रामनवमी के बाद कल भी हिंसा की खबरें सामने आई। सासाराम में बम धमाके की खबर सामने आ गई। आरोप है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई। उसके बाद दोनों शहरों में तनाव बना हुआ है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा आगजनी की वजह से सासाराम का दौरा रद्द कर दिया। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले वो नवादा में मौजूद थे। नवादा में अमित शाह ने नीतीश सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, 3 मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। अमित शाह ने नीतीश सरकार को बैड गवर्नमेंट कहा। इसका फॉर्मूला भी बता दिया। सासाराम में अमित शाह का आज का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले ही सासाराम को हिंसा की आग में झोंक दिया गया।
बीजेपी महागठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साजिश की गई है, जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इस बीच हिंसा के बाद सासाराम के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान समेटकर, गृहस्थी समेटकर सासाराम छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर गुस्सा आएगा किसी को भी। कई घरों में हिंसा के बाद लूटपाट की भी खबरें हैं। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। लेकिन सवाल है कि सरकार हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही? क्या नीतीश कुमार ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पहले से तैयारी नहीं की थी? आखिर सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल क्यों हुई? सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि अगर दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल सुपरहिट है तो फिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इस मॉडल को लागू क्यों नहीं करते? ये बात इसलिए क्योंकि अखिलेश सरकार के दौरान यूपी के कैराना में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। हिंदुओं का पलायन हुआ था। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, कैसे गांव में घरों पर ताले लग गए थे। लेकिन योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई। सत्ता में जैसे ही वो आए, पलायन करने वालों लोगों की घर वापसी हुई। और खुद ये तस्वीर देखिए, जब घर वापसी कराने के बाद योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे, उन लोगों से मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि आगे आपके साथ अन्याय नहीं होगा। यह फर्क है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर दंगा मॉडल के खिलाफ योगी मॉडल ही दंगा के खिलाफ अगर कारगर इलाज है तो इसको अपनाने में दिक्कत क्या? बंगाल और बिहार हिंसा पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आते ही बीजेपी दंगा कराकर राजनीति करती है। सुनिए राशिद अल्वी। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। यही राजनीति है। यही बंगाल में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है और आज मेरे पास खबरें हैं कि हैदराबाद के अंदर भी यही कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी देशभक्ति की क्या परिभाषा है। अब आपने सुना राशिद अल्वी को। बंगाल में टीएमसी की सरकार, बिहार में वो खुद गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद सरकारों पर सवाल उठाने की बजाय बीजेपी को कटघरे में, और ऐसे लगा जैसे उनके पास कोई अपनी खुफिया एजेंसी है कि हैदराबाद में भी कुछ बवाल होने वाला है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है? राज्य अलग भले हो लेकिन हिंसा का पैटर्न एक है। तो 2024 चुनाव से पहले दंगों की पटकथा किसके इशारे पर तैयार की जा रही है? ऐसे में आज के बड़े सवाल मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं। दंगे की पटकथा 2024 चुनाव का क्या यह ट्रेलर है? अमित शाह एक्शन में है तो ममता नीतीश कुमार टेंशन में है। दंगाइयों का इलाज अगर योगी मॉडल है तो बंगाल बिहार में इसे लागू क्यों नहीं किया जाता? सवाल यह भी कि हिंसा की क्राइम कुंडली का हर चैप्टर क्या चुनावी है? चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मनीष पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी जी बीएचपी के प्रवक्ता, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन रोज की तरह एक सवाल आपका मूड जानने के लिए कि दंगे की पटकथा क्या 2024 चुनाव का ट्रेलर है? इससे जुड़ा सवाल यह कि क्या योगी मॉडल से ही देश में दंगों से निपटा जा सकता है? आपको हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। राजीव रंजन जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। और जो अमित शाह ने बातें कही, उन्होंने कहा जंगल राज की वापसी हो गई है, मुख्यमंत्री का गृह जिला, भीषण वहां पर हिंसा। लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुन रहे। सर, राज्य संभल नहीं रहा, अपना जिला संभल नहीं रहा, आप लोग पीएम बनाएंगे, देश कैसे संभलेगा? गुजरात और दंगों का रिश्ता तो बहुत पुराना है और इस बार भी बड़ोदरा ने उन्हें बताया है कि गुजरात की स्थिति क्या है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन को भी देखने की जरूरत है। इतना दागदार दामन और बातें इतनी बड़ी बड़ी जिससे ऐसा लगता है कि वो रामराज वही ला सकते हैं, जबकि सच ये है कि महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक दंगे की आग जिस तरह से भड़की और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जुलूस के अंदर बाजाप्ता श्रद्धालु के तौर पर अंदर घुसे और उन्होंने कई स्थानों पर हिंसा को भड़काने का काम किया। जहां तक बिहार या झारखंड का सवाल है या बंगाल का सवाल है, जिन राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, बाकी राज्यों को भी चर्चा की परिधि में होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार में दंगों का इतिहास नहीं रहा है। ये जब दूसरी बार सत्ता के बाहर भारतीय जनता पार्टी गई, पिछली बार उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, अश्विनी चौबे जी के बेटे को,
और ये बिहार के कई जिलों में पिछली बार भी गड़बड़ी करने की उन्होंने कोशिश की थी, इस बार भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन इतनी बात तय है कि बिहार में ऐसे तत्वों को कड़ी टक्कर मिलेगी और उन्हें जोरदार तमाचा मिलेगा। 100 से ज्यादा लोग वहां अकेले बिहार शरीफ में ठीक वहां हिरासत में लिए जा चुके हैं। मैंने 1.5 मिनट आपको राजीव जी बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, आपको लगातार बोलने दिया सर। एक तो महाराष्ट्र पर भी हम चर्चा में आएंगे, इसीलिए दानिश कुरैशी को बुलाकर रखा हुआ है कि संभाजीनगर में क्या कुछ हुआ। आपने गुजरात का जिक्र किया सर, वो लंबा मामला लंबे समय तक अदालतों में चला, क्या नतीजे हैं उसके भी आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूं सर, गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, इस पर क्यों जा रहा है, बिहार में क्या हो रहा है सर, उस पर देखिए ना। मान लिया कि बीजेपी ने साजिश की, आप अगर कह रहे हैं तो बिहार का तो जवाब मैंने आपको दे दिया। मान लिया सर कि इस वक्त बिहार के डीजीपी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर राजीव जी आपके पास आता हूं। अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। बिहार के डीजीपी को आपने सुना, कह रहे सभी जो दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। उम्मीद भी यही करते हैं। एक राजीव जी, मैं आपको बाइट सुनवाता हूं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। क्या हुआ था उस दिन, जरा पीसीआर वो प्ले करिए। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान से यह तनाव शुरू हुआ। क्या कुछ एग्जैक्टली उस दिन हुआ था, सुनिए राजीव जी। ये चूंकि ग्राउंड जीरो है, शुरुआत इसी जगह से हुई थी, तो ऐसे में हालात यहाँ पर सबसे ज्यादा बेकाबू थे, क्योंकि जब शोभा यात्रा इसी रास्ते से गुजर रहा था उसी दौरान ये पूरा जो बवाल है वो यहाँ पर देखने को मिला और लोग आसपास के यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बार, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हम इसी का। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। क्या नाम हुआ? असगर नाम हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? यहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी? यहाँ से गुजर रही थी, वही यहाँ पर ढेलाबाजी हुआ, उसके बाद आग लगाना शुरू की, होटल में घुस के सामान जला दी। ढेला कौन चला रहा था, कौन लोग थे? यही सब भीड़ में किसी का नाम नहीं जानते सर। नाम क्या देगा? मतलब शोभा यात्रा पैसे ही ईंटा चलाने लगा? हाँ। अच्छा, और उसके बाद ये लोग फिर तोड़फोड़ करने लगे? हाँ, तोड़फोड़ करने लगे, अंदर आग लगा दी जाके होटल में। आग लगा दी। कौन? यही स्पॉट है ना जहाँ पे तोड़? यहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही? हाँ, इसी। अच्छा, और फिर पत्थर किधर से आया? ये देखने की हम छजुमाले से भी आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है किन लोगों की गलती है? क्योंकि अगर शोभा यात्रा गुजर रहा है, किसका गलती बतावे हम, किसका गलती बतावे हम, देखो ना क्या हटे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम समाज के ये लोग हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो गगन दीवान है चौक, यहीं से ये पूरी शोभा यात्रा गुजर रही थी और इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ यहाँ पर। कैसे अभी भी वहां पर धुआं उठ रहा था। अब राजीव रंजन जी, एक दिन पहले बंगाल में क्या हुआ था सर, आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं शोभा यात्रा जा रही थी, उस पर पत्थरबाजी हो गई, रोकना किसका काम था? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। अलग-अलग नहीं, ये सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं है राजीव जी, माफ करिएगा सर, हमारे रिपोर्टर वहां पर गए हैं सर, मौजूद है। नहीं, उन्होंने वहां पर, आपने अपना सवाल रखा, मेरा जवाब ले, उनसे बातचीत कर ली है, तो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन मत कहिए सर। सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन वो है जो आप कर रहे हैं। सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन इसलिए है कि भीड़ के किसी एक हिस्से का बयान आप दिखा रहे हैं। नहीं, भीड़ के अनेक हिस्सों से अरे ये भीड़ का हिस्सा ही नहीं, के दौरान बातें उभर करके आती है। ये तो सब कुछ सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, कर्फ्यू लगा है, जो हालात वहां पर तनावपूर्ण है, जो 2-3 लोग मिल गए, उनसे बातचीत कर ली हमारे रिपोर्टर ने, कोई ये भीड़ का हिस्सा नहीं थे। पहले सुन लीजिए, पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी है और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां
इस आधार पर की गई है कि उनकी दंगों में भूमिका पाई गई है, और एहतियातन ये जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनमें भी बड़ी संख्या के लोगों की गिरफ्तारियां आगे सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यह है कि प्रशासन के साथ सहयोग करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बजरंग दल के साथी हो या आरएसएस के कार्यकर्ता हो, ठीक है, ये पूरे देश में 2024 की पटकथा आपने अभी इंट्रो में बताया। मैं तो कह रहा हूं ये पटकथा तो अमित शाह जी लिखवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे देश में भूख और बेकारी पर चर्चा नहीं हो, महंगाई पर चर्चा नहीं हो, संस्थाओं के भगवाकरण पर चर्चा नहीं हो, चर्चा का स्वरूप हिंदू और मुसलमान में परिणत हो जाए। देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में 5 बजे से 9 बजे रात तक केवल हिंदू मुसलमान की बातें कह करके अगर इस देश में धार्मिक स्तर पर तनाव बढ़ाना है तो फिर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जांचा परखा फॉर्मूला है। चलिए मनीष पांडे, सब साजिश आपकी और विजय शंकर तिवारी आपकी है, बारी बारी से आप लोग बोलेंगे। आप लोग 2024 की पटकथा तैयार कर रहे हैं, पहले मनीष पांडे फिर विजय शंकर तिवारी। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य, खास करके दुर्भाग्य तो इस बात का है जब कल हमने आदरणीय नीतीश जी का जब बयान सुना और उन्होंने जिस प्रकार से जाहिर की कि यह कोई साजिश है, और उन्होंने भी यह बात कहा जो राजीव जी कह रहे हैं कि हम जब साथ थे, मतलब पहले यह नहीं होता, जब यह अलग हुए हैं तो ऐसा हुआ। मैं राजीव जी को याद करा दूं, जहानाबाद आप भूल गए क्या? जमुई भूल गए क्या? क्या हमारे समय में बिहार शरीफ में झड़प नहीं हुए थे, दंगे नहीं हुए थे क्या? जब हम साथ साथ थे तो दंगे नहीं हुए थे क्या? देखिए, आप इस प्रकार से यह कह के बचना चाह रहे हैं कि जब हम सत्ता में थे बीजेपी के साथ तो दंगे नहीं हुए, और आज जब अलग है तो आपने जो इस प्रकार का बयान दिया, देखिए बयान ऐसा आना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, आज तो उनका भाषण हुआ नवादा में, जरा सा एक लाइन हमको बता दीजिए जिसमें उन्होंने किसी प्रकार से धार्मिक कटुता की बात कही हो। अब वो किशनगंज गए थे, उनकी सभाएं हुई, आज अभी तक गृह मंत्री जी की जितनी भी सभाएं हुई, आप एक सभा में बता दीजिए जिसमें कहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम या दंगा भड़काने या इस प्रकार के अलगाववादी शब्दों का प्रयोग किया हो। और मुझे दुख के साथ आज इस डिबेट में कहना पड़ रहा है कि एक समय था जब आज सरों को करबला बना देने की बात कौन कहते हैं? कौन कहते हैं सरों की को करबला बना देने की बात? इन्हीं के राष्ट्रीय पदाधिकारी कहते हैं ना। आज तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं पूछता हूं, इस प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाने की बात इसके ऊपर की जाती है, और आपने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया। अभी किसी तजिया पर पत्थरबाजी हुई क्या आज तक? आप बता दें, चाहे किसी का सिर कलम हुआ हो या किसी के 38 टुकड़े करके फेंक दिए गए हो, कभी भी किसी भी एक व्यक्ति का कॉलर इस नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी संगठन ने इस देश में पकड़ा है क्या? ठीक, मुझे जवाब चाहिए इस बात का। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, एक बार भी एक जगह भी धार्मिक उन्माद इस प्रकार से किसी संगठन के द्वारा हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं 20 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां सरकार विकास की बात कर रही है, वही विपक्ष किसी न किसी धार्मिक उन्माद फैलाकर, किसी न प्रकार से समाज को बांटने की बात करके, ऊंच नीच, जात पात, कभी रामचरितमानस तो कभी 85 और 15 की बात करके अपने समाज में उन्माद पैदा करने की, कटुता पैदा करने की, और आपकी बात रखेंगे। विजय जी, वही सवाल आपसे जो मैंने पूछा था मनीष पांडे से। राजीव रंजन आरोप लगा रहे सर अपनी जिम्मेदारी से सवाल था, आप लोगों ने साजिश रची है शोभा यात्रा के बहाने। तो आप बताइए ना, साजिश रची है। मैं राजीव रंजन जी को जानता हूं, मुझे लगता है मैं राजीव रंजन जी को जानता हूं, बहुत शालीनता के साथ बात करते हैं। आज पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि ये दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, अदरवाइज मैं इनके साथ बहुत बार डिबेट में रहा हूं और हम लोगों ने बात भी की है। और एक जो मुझे लगता है सबसे पहले जो बाइट थी, वो बाइट राशिद अलवी जी की आवाज लग रही थी मुझे, कांग्रेस के। मैं एग्जैक्ट सुन नहीं पाया क्योंकि माइक में गड़बड़ थी। जैसा वो कह रहे थे और जैसे हैदराबाद का नाम ले रहे थे, तो मुझे लगता है इनको सारी घटना है राशिद अलवी जी की थी, अलवी साहब, मुझे लगता है कि जैसे, हाँ, जैसे हैदराबाद की सारी जानकारी उनको रही हो,
और जो ये दंगा होते हैं वो दंगाओं की पहली सूचना रहती हो, यही है सेकुलर राजनीति। यानी आज एक बात तो तय हो गई कि सेकुलर राजनीति का मतलब है हिंदुओं का दमन, हिंदुओं पर प्रहार और मुस्लिम तुष्टीकरण। आज जो कुछ हो रहा है, चाहे 24 का मामला हो चाहे 23 का मामला हो, ये केवल वोटों के लिए हो रहा है और मुस्लिम वोटों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इसलिए हिंदुओं के ऊपर जितने प्रहार होते हों उनके साथ खड़े होकर मत बोलिए, उनको ही मारिए, उनको ही दोषी ठहरा दीजिए। ये इन्होंने ही किया था। आप बताइए पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो सबको सारे देश ने देखा है ना। और ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि ये मुस्लिम मोहल्ले, यानी इस देश में अब हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला चलेगा क्या? यानी आप बताइए, देश में इतने जुलूस निकले होंगे मुहर्रम के, आपने बड़े सारे कार्यक्रम हुए होंगे और हिंदू मोहल्ले में होंगे, पकड़कर एक भी उदाहरण बताइए जहां पर इन पर पत्थरों से प्रहार हुआ हो। एक भी पत्थरों से प्रहार नहीं हुआ। जो बातें ममता बनर्जी ने कही, जो बातें विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर डीजे बजने लगा। सर, मुस्लिम मोहल्लों से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, कहीं लिखा है क्या? और अगर निकल जाती है तो संभाजी नगर के जो आरोपी हैं, बरकत शौकत शेख, शेख अतीक, शेख हारून, सद्दाम शाह, शेख खाजा, शारिक खान, शेख सलीम, सैयद नूर, शेख नाजिम, वडोदरा के भी आरोपियों का मैं नाम लूंगा, मोहम्मद इस्माइल, लियाकत अली सैयद, सादिक मियां, हुसैन पठान, अयान राठौर, ये आ जाएंगे वहां पर बाहर से कहीं या? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बात का जवाब देके फिर आगे जो आपने कहा है उस पर मैं जवाब दूंगा। बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तिवारी जी नेशनल चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू मोहल्ले और मुसलमान मोहल्ले, और इन्हीं की इकाई, गुजरात की इकाई जो है वो गुजरात प्रदेश में डिस्टर्ब एरिया एक्ट के मातहत कानून भी बनवा, सरकार के पास से कानून की मांग रखती है हर बार एक्सटेंशन करने की, कि मुसलमान के बगल में हिंदू ना रहे और हिंदू के बगल में मुसलमान ना रहे। ये लॉ एग्जिस्ट करता है गुजरात, ठीक है? तो शायद उनकी जानकारी में है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो इस तरीके के कानून बना गए हैं कि समाज की कॉलोनी, समाज के मोहल्ले, समाज की सोसाइटी अलग होगी। ये तो हो गई एक बात जो तिवारी जी ने कहा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बात बताऊं, दिक्कत क्या है कि आपने जो भी नाम गिनाए ये सारे वो लोग हैं जिनको अंकित करके आरोपी किया गया। मैंने भी आरोपी कहा है, मैंने दोषी को नहीं दिया। अरे मैं वही कह रहा हूं, मैं वो आरोपियों के नाम आपने दिए, लेकिन परेशानी क्या है पता है आपको? 3 दिन से गुजरात के वेरावल में, सोमनाथ के अंदर में काजल हिंदुस्तानी भड़काऊ बयान दे रही हैं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ। उसके खिलाफ जब लोग सड़क पे आते हैं तब मामला दर्ज होता है। वीएचपी के इनके स्थानीय नेता जो हैं तिवारी जी के, वहां के लोकल नेता के खिलाफ बाहर आते, सुनिए, नहीं, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं सर, मैं आप ही के पास हूं, इसीलिए जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि दंगे होने के 2 दिन के बाद उसके ऊपर मामला दर्ज होता है, तो ये क्या मजबूरी है? तो फिर आप, जाहिर है कि फिर आपको तो ये सद्दाम, मोइन और यही नाम दिखाई देंगे, क्योंकि पुलिस तो इन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। दिक्कत यह है कि पुलिस ने जो नाम बताया सर, दानिश भाई, पुलिस ने जो नाम बताए वो एक खास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो नाम मैंने गिरा दिया, इसलिए आपको दिक्कत है। आप पे नहीं है, इसलिए आप चले गए काजल हिंदुस्तानी के मेरा सवाल आप पे नहीं है, मेरा सवाल पुलिस पे ही है। सुनिए, मेरा सवाल पुलिस पे ही है कि वीएचपी का वहां स्थानीय नेता कहता है कि अगर वीएचपी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होगी तो हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। 2 मेहमानों ने अभी नहीं बोला, दानिश भाई 2 मेहमानों ने नहीं बोला। स्वयं पुरोहित जी 2 दिन हो गए सर, 2 दिन पहले आप भी थे मेरे शो में। बताइए मेरे रिपोर्टर पर किसने पत्थर मारा, किसने गाड़ी से खींचा था? मुझे नाम चाहिए, पुलिस ने क्या एक्शन लिया सर, उसकी डिटेल चाहिए। सुनिए, 41 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ऑलरेडी, और आपको पता होना चाहिए, आप थोड़ी देर पहले के टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ लीजिए। सुनिए, आप चिल्ला रहे हैं, आप पहले बात को सुनिए कि किसने किया। आपके लिए क्रिमिनल का धर्म हो सकता है, यहाँ पे हमारे यहाँ क्रिमिनल को धर्म देख के नहीं पकड़ा जाता है। वंस ए क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है। मैंने आपसे नहीं पूछा कि जिसने हमारे रिपोर्टर को पत्थर मारा वो किस धर्म का था, मैंने सिर्फ पूछा कि वो कौन है, क्या उसको आपने पकड़ा है, उसका नाम क्या है, क्या धाराएं लगाई है। 2 दिन हो गए, 48 घंटे से ज्यादा, 41 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। आप शांत रहिए, आप सुनिए। सब आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो नेता है, आप उनसे पता कर सकते हैं कि 41 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप उनको धर्म के नाम से मार दीजिए कि ये हिंदू है और मुसलमान है। जब दो समुदायों का दंगा होगा तो दोनों तरफ के लोग ही उसके अंदर में अरेस्ट होंगे। और जिसने जुलूस निकाला, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने उसके अंदर में बंदूक और बम जलाए, रास्ते की गाड़ियां और दुकानें जलाई, गरीबों के डाले जलाए, पत्थरों। अरे तो रोकना किसका काम
काम था स्वयं पुरोहित? रोकना किसका काम था? के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। 11 चार्जेस लगे, 11 चार्जेस, आप सुनिए 11 चार्जेस लगे हैं। ये देश के अंदर में आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे की बात कर रहे हैं। मंत्री क्या कर रहे हैं? 100 से ज्यादा शहरों में दंगे फैल गए हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, लोगों के घर गिराए जाएंगे, किसी शोभा यात्रा पर पथराव होगा, तो ये भी देश का मुद्दा है सर। संजय राणा, कौन अन्य फैला रहा है? कौन यहाँ पर देख रहा है? गुड इवनिंग राकेश जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि अनरेस्ट आपको दिख रहा होगा कि जहां पे देश के गृह मंत्री को अगर सम्मेलन करने दिया जाए, ना भाषण न देने दिया जाए, तो आप समझ सकते हो स्टेट की हालत क्या होगी। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि आप मुसलमान कॉलोनी में नहीं जाएंगे, उनके इलाके में नहीं जाएंगे और शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। जहां पे एक चीफ मिनिस्टर बोलता है कि 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद आप छुट्टी ले सकते हैं, और हिंदू व्रत तो भैया ग्रहण करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। ये बताइए कि ऐसा देश में कौन सा प्रावधान है कि वो हिंदू जो रथ यात्रा है मुसलमानों के इलाके में नहीं जा सकती है? क्या हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है कि उसमें नहीं जा सकते? देखिए ये पूरे के पूरे लोग साजिश कर रहे हैं। आप नालंदा का भी हादसा देख लीजिए, वहां के अपने लोग बोल रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? चीफ मिनिस्टर का अपना गृह राज होकर के वहां पे अनरेस्ट है, सुनवाई नहीं हो रही है, और वहां बोल रहा है, खुद बोल रहे हैं कि आप गलत बयान प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, अरे स्वयं पुरोहित जी सुनिए सर, सुनिए आप ना तो जेडीयू के प्रवक्ता है, ना तो बिहार सरकार के संदर्भ में आप कोई बातें कहेंगे। उसके लिए राजीव रंजन जी यहाँ पर है और संजय राणा बिहार का जिक्र करें, नालंदा का जिक्र करें, सबको आप क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके नाम के नीचे लिखा दूं जेडीयू प्रवक्ता। क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री ने, क्या कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, आप मुसलमानों का इलाका है, आपको रिवॉल्वर लेकर के नाम से नाम चल। राजीव रंजन जी आप कुछ बोल रहे थे, क्या चाहिए आपको? हिंदू मुसलमान हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर। सुनिए, अपने चीफ मिनिस्टर को समझाइए कि वो ना कहे कि मुस्लिम मोहल्लों में क्यों चले गए। आप ये सुनिए समझाइए स्वयं पुरोहित जी, और आप नाम नहीं बता पाए कि किससे काबिनेट में जैसा हालत बनाएगा देश का, आप नाम नहीं बता पाए 24 घंटे बाद भी। चलिए राजीव रंजन जी चैनल में शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। राजीव रंजन जी आप कुछ बोल रहे थे? अरे रुक जाइए सर, राजीव रंजन जी है जेडीयू के लिए, बिहार के लिए, आप मत बोलिए उनकी जगह। राजीव रंजन देखिए, सबसे पहले अभी मैं कई बातें सुन रहा था, अभी किसी ने बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिले को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए। यहां तो प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में जिस तरह से अशांति बरपी है और जो हालात वहां के बने, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दुर्ग है, महाराष्ट्र भी अशांति से झुलस रहा है। देश के ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हरियाणा की स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस में शामिल होकर के सोनीपत में भी हुआ किसी मस्जिद में अंदर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने हंगामा किया। पुलिस का जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों में हुआ है, जिस तरह से दंगाइयों के साथ पुलिस खड़ी रही है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और ये कौन आदमी है जो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं? इन्हें बोलिए शिष्टाचार सीखे। अगर शिष्टाचार, पहले आप चुप तो रहिए, एंकर का सवाल वही है जो आप पूछ रहे हैं। संजय राणा रुक जाइए। राकेश पांडे जी, राजीव रंजन जी, आपके अनुसार आपके पैनल में अगर ऐसी ही अनुशासनहीनता है तो फिर ईश्वर मालिक है। ये कौन लोग हैं? मनीष पांडे नहीं, ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आपसे, मुझे तो लगता है कि दंगाइयों के सबसे बड़े पोषक हैं। मनीष भाई की बात, मनीष भाई जल्दी अपनी बात पूरी करिए 20 सेकंड में। मैं बड़े विनम्र भाव से पूछना चाहूंगा कि इतने दंगा फसाद हुए, हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आपने गिरफ्तारियां दिखा रहे हैं, सही गलत क्या है, नहीं एक तरफा दो तरफा, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पे पहले से जो सेंसिटिव एरिया थे, जहां पर मजिस्ट्रेट तैनात होने चाहिए थी, जहां लापरवाही हुई है, आपने अभी तक एक सिपाही पे भी कार्रवाई किया है क्या? ठीक है, मैं रोकता हूं, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। राजीव रंजन जी सर, आप महाराष्ट्र चले गए, आप हरियाणा चले गए, गुजरात चले गए, लेकिन आपने नालंदा की बात नहीं की सर। आपने उन लोगों की बात नहीं की कि जो लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए, अपना सामान सिर पर रखकर लेकर भाग रहे लोग, घर गृहस्थी लेकर अपनी, आप उन पर नहीं बोलने आए। राकेश पांडे जी, मैंने देश की बात की है और इस देश में अलग अलग राज्यों की बात करने के लिए वहां के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। मान रहे हैं कि योगी मॉडल कारगर है,
सख्ती से यहां पर सरकार निपटी है और जिस तरीके से कैराना में भी घर वापसी कराई, वैसा होना चाहिए सर पूरे देश में। ये आप लोगों के लिए एक आईना है, इस पर सोचिएगा, विचारिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।